हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल की शुरुआत की थी और मौर्य काल में हम लोगों ने इनके दो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात की थी। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य काल के संस्थापक थे और इन्होंने मगध साम्राज्य का भरपूर विस्तार किया, और दूसरे थे बिंदुसार, जिनके घर में एक महान सम्राट अशोक ने जन्म लिया। तो आज के क्लास में हम अगले शासक यानी बिंदुसार के बाद के शासक की बात करेंगे। बिंदुसार के बाद मौर्य काल के शासन व्यवस्था को कौन चलाता है? तो मौर्य काल के शासन व्यवस्था को उनके पुत्र अशोक चलाते हैं। तो आज अगले शासक यानी अशोक की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम अशोक के बारे में जानेंगे कि अशोक मगध के साम्राज्य के विस्तार में अपनी क्या भूमिका निभाता है और वह क्या क्या कार्य करता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बात करें अशोक की, तो अशोक की बात करने से पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और मगध साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक उनके पुत्र बिंदुसार बनते हैं। हालांकि बिंदुसार के शासनकाल में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं होती है, लेकिन बिंदुसार के शासनकाल में हमें कुछ विद्रोह देखने को मिलते हैं जिसे उनके पुत्र अशोक दबाते हैं। उस विद्रोह को काबू करते हैं, नियंत्रण में करते हैं अशोक, और वही अशोक बिंदुसार के बाद अगला शासक बनता है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं अशोक की बात करेंगे जो आगे चलकर एक महान सम्राट बनते हैं। तो अशोक की बात करें तो अशोक का शासनकाल 273 बीसी से 232 बीसी तक था, यानी 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। आगे बात करें तो अशोक 269 ईसा पूर्व में यानी 269 बीसी में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनता है। हालांकि अशोक 273 बीसी से ही शासन व्यवस्था को संभालने लगता है, लेकिन वह सम्राट नहीं बना होता। वह 4 साल बाद यानी 269 बीसी में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनता है। और अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अशोक के पिता बिंदुसार थे, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था। इसका वर्णन हमें बौद्ध ग्रंथ के दिव्यवदान से मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के दिव्यवदान हमें बताता है कि अशोक के माता का नाम शुभद्रांगी था। अब आगे बात करें तो अशोक के शासक बनने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र सुसीम थे और छोटे पुत्र अशोक थे। तो नियम के हिसाब से बड़ा पुत्र राजा बनता है, सुसीम राजा बनना चाहिए। लेकिन सुसीम का जब राजा बनने का बात हो रहा था, अशोक का तो मूड ऐसे ही खराब था। बोला बड़ा है तो मतलब क्या कोई भी राजा बन जाएगा, उसमें तो योग्यता ही नहीं है राजा बनने की। पक्का भकलोल है एकदम सुसीम। और आगे बात करें तो ये जो बिंदुसार था ये बहुत चालू था, एक नंबर का चालू आदमी था। क्या किया था ये कुछ कांड करके गया था। मरने से पहले एक कांड करके गया। क्या कांड किया? तो जो बिंदुसार थे उनकी जब मृत्यु हो गई, जब वे टपक गए, इस दुनिया से चले गए, तो अब यहाँ पे गद्दी में बैठने के लिए विवाद हो रहा था। अशोक का दिमाग खराब था कि बड़ा बेटा सुसीम है तो उसको राजा बना दिया जाएगा, जबकि वह योग्य है नहीं, योग्य तो हम हैं, हमें राजा बनना चाहिए। ये तो हो ही रहा था। एक तो सुसीम से उसका दिमाग खराब ऐसे था, लेकिन एक और दिमाग खराब होने वाली क्या बात हो गई, अशोक के 99 नाजायज भाई पैदा हो गए। जब बिंदुसार टपक गया तो 99 नाजायज भाई आ गए, हमको ये राज्य चाहिए, हमको यहाँ का राज्यपाल बना दो, हमको यहाँ का राज्यपाल बना दो। वे लोग भी आ गए अपना अपना हिस्सा लेने के लिए कि भैया हम भी बिंदुसार के पुत्र हैं, लेकिन नाजायज हैं, इलीगल हैं। तो अशोक बोला ठीक है भैया आओ, सब आओ, सब आओ, सबको मिलेगा। उसका ऐसे दिमाग खराब था, पाराहिट था। आओ आओ आओ, सबको आओ, सब जितना है भाई लोग, नाजायज जायज सब आओ, जल्दी आओ। सबको एक लाइन में खड़ा करके कहा जाता है कि अशोक क्या किया, राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए 99 को एकदम काट के रख दिया, एकदम काट दिया, एकदम रगड़ दिया सबको। एकदम शासक बनेगा, गवर्नर बनेगा, राज्यपाल बनेगा, सबको काट दिया। सुसीम भी चुई चाहे क्या करता, सुसीम को भी रेत दिया, पूरा पार कर दिया सुसीम को भी कि तुम कहाँ रहेगा, तुम तो ऐसे नालायक है, लूट तो है नहीं, तुमको भेजा गया था विद्रोह दबाने, अपने पिटा के आ गया, तुम राजा बनेगा, राजा हम बनेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपने 99 भाइयों को मारने के बाद, सुसीम को टपकाने के बाद राजा बनता है अशोक। तो अशोक के शासक बनने की यही कहानी थी। अब आगे बात करें तो अशोक के हमें कई नाम देखने को मिलते हैं। तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड़े गोलम लेख में हमें अशोक का नाम
अशोक ही देखने को मिलता है। कनगनहल्ली शिलालेख जो कर्नाटक में है उसमें अशोक को रानियों अशोक कहा गया है, जिसका मतलब होता है राजा अशोक। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। भ्राऊ अभिलेख में इन्हें मगध का राजा कहा गया है। और जेम्स प्रिंसेप 1837 में एक अभिलेख प्राप्त करते हैं जो ब्राह्मी लिपि में होती है, और इस अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। और जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य कहा गया है। ये जूनागढ़ अभिलेख वही है, रुद्रदामन वाला जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण की बात होती है। आगे बात करें तो प्लिनी जो एक इतिहासकार है वे बताते हैं कि अशोक के शासन काल में डायनिसियस आते हैं जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय के राजदूत होते हैं। तो अशोक के शासनकाल में कौन आते हैं? डायोनिसियस आते हैं। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज आते हैं, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। उसके बाद बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस आते हैं, और अशोक के शासनकाल में डायोनिसियस आते हैं। तो यहाँ से कई बार सवाल बनते हैं, कई बार मिलान करने को भी आते हैं कि कौन सा राजदूत किसके शासनकाल में आए थे। तो चलिए अब आगे हम अशोक के धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं कि अशोक किस धर्म को मानते थे, किस धर्म को फॉलो करते थे। तो बात करें तो अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे, और इसकी जानकारी हमें महावंश नामक पुस्तक से मिलती है। आगे बात करें तो राजतरंगिणी में बताया गया है कि अशोक शैव धर्म को फॉलो करते थे, शैविज्म को फॉलो करते थे। और आगे बात करें तो बौद्ध साहित्य और अहरोरा लेख ये हमें बताते हैं कि अशोक निग्रोध के उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। हालांकि बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। तो हमें बौद्ध साहित्य और अहरोरा लेख इनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। निग्रोध की जानकारी से निग्रोध ने उपदेश दिया था, और उपदेश सुनकर अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, किंतु बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु देते हैं। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के कई कहानियां हमें सुनने को मिलती है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। जब हम अशोक के कलिंग युद्ध को पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म को अशोक किस तरीके से अपनाता है, किन परिस्थितियों में वह बौद्ध धर्म को अपनाता है। आगे बात करें तो जब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को फॉलो किया, तो वह बौद्ध तीर्थों की यात्रा करेगा। तो अशोक बौद्ध तीर्थों की यात्रा करता है। वह किन तीर्थों में यात्रा करता है? तो अशोक राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा करता है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अशोक अपने 10वें वर्ष में, राज्य अभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा करता है। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करता है, और राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब आगे बात करें तो जब अशोक बौद्ध धर्म का फॉलो कर रहा था और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, तो जाहिर सी बात है वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करेगा। तो अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और बहुत ज़्यादा ही प्रचार प्रसार करता है। अशोक से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसी ने नहीं किया था, या भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। अब अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करता है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाता है अशोक, जिसमें हम सांची का स्तूप को जानते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। उस समय श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक भारत से बाहर श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र को भेजता है और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजता है। आगे बात करें तो अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगति देखने को मिलती है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है, और यह काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस होते हैं। तो हम लोगों ने यह समझ लिया कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, और वह बौद्ध धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में किया, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। तो अब सवाल ये उठता है कि वह इतना ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानता था, तो
तो उसके बावजूद भी क्या हुआ, बौद्ध धर्म के अलावे और दूसरे धर्मों को मानता था, या उसकी क्या प्रतिक्रिया थी दूसरे धर्मों के साथ। तो इसके बारे में बात करें तो जो अशोक था वह दूसरे धर्मों को भी इज्जत देता था, सम्मान देता था, वह धार्मिक सहिष्णुता रखता था। तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है कि वह दूसरे धर्मों को भी मानता था, दूसरे धर्मों को सम्मान देता था। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करें तो अशोक और आजीवक संप्रदाय के बीच बहुत गहरा संबंध था। आजीवक संप्रदाय वही है जो अशोक के पिता बिंदुसार जिसको फॉलो करते थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को ही मानते थे और अशोक और आजीवक संप्रदाय के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। क्या संबंध है, तो चलिए बात करते हैं। तो आजीवक और अन्य संप्रदायों का सम्मान करता था अशोक। अशोक बौद्ध धर्म के अलावे आजीवक संप्रदाय का भी सम्मान करता था और इसके अलावा जितने भी धर्म थे वे सभी धर्मों का सम्मान करता था। अशोक धार्मिक सहिष्णुता रखता था, यानी वह हर धर्म को बराबर दर्जा देता था, बराबर सम्मान देता था, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे वह आजीवक संप्रदाय हो, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे और कोई अन्य धर्म हो, वह सभी धर्मों को एक समान सम्मान देता था। अब आगे बात करें तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। और ये 4 गुफाएं आजीवक संप्रदाय के लिए निर्माण करवाता है अशोक। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण हो जाता है अशोक के लिए कि वह धार्मिक सहिष्णुता रखता था, वह सभी धर्म को मानता था, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का फॉलोअर होने के बावजूद वह आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है। अब आगे बात करें तो हमें अशोक के धम्म देखने को मिलते हैं। धम्म किसी प्रकार का धर्म नहीं था, या अशोक अलग कोई धर्म नहीं चला रहा था। धम्म का मतलब था नैतिक नियमों की संहिता। धम्म का मतलब क्या था, नैतिक नियमों की संहिता। अशोक सभी धर्मों को मानता था, बौद्ध धर्म के अलावा हर धर्म का सम्मान करता था। तो वह सभी धर्मों की कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातों को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके एक संहिता का निर्माण किया, एक मौलिक रूल बनाया जो जीवन यापन करने के लिए जरूरी था। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, आपकी जीवन अच्छी तरीके से कट सकती है। तो इस तरीके के कुछ उसने रूल बनाए, कुछ मॉरल रूल बनाए, ताकि इंसान को जीने का सही रास्ता मिले, उन्हें जीवन जीने का सही तरीका मिले और वे बेहतर जिंदगी जी सकें। इसके लिए कुछ उसने नैतिक नियमों का एक संकलन तैयार किया और वही नैतिक नियमों का संकलन, वही नैतिक नियमों का कलेक्शन धम्म कहलाया। उसी को अशोक का धम्म कहते हैं। अब आगे बात करें तो अशोक कलिंग पर हमला करता है 261 ईसा पूर्व में और कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। अब अशोक कलिंग पर हमला क्यों करता है, इसके 2 रीजन थे, 2 कारण बताए गए हैं। इसके पीछे 2 कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि अशोक राजा था, वह शिकार पे जाता था, शिकार किया करता था। तो जब अशोक शिकार के लिए जंगल जाता था तो वहां उसे एक लड़की मिली, एक महिला मिली। अब उसको देख के अशोक खुश हो गया, वाह कितनी सुंदर लड़की। उसका दिल धड़कने लगा, अशोक का धक 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 करने लगा दिल, वाह क्या सुंदर लड़की है। गाने बजने लगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये गाने बजने लगे अशोक के मन में, दिमाग में। अब एक बार मिला अशोक, बार बार मिलते रहा। जब जब शिकार पे गया जंगल तब तब मिला। अब उससे रहा नहीं गया, अब तो बात करेंगे ही करेंगे। इतना बार मिल लिया, इतना सुंदर लड़की, बहुत प्रभावित हुआ अशोक। पूरा उसको अंदर ही अंदर प्यार हो गया उससे, एकदम पूरा खुश हो गया। अब भैया इजहार किया, हम नहीं रह सकते, उस लड़की को तो हम प्रपोज करके ही छोड़ेंगे। अब आराम से जाता है अशोक, लड़की भी देखती है कि एकदम स्मार्ट हैंडसम राजा। अशोक तो राजा था, सम्राट, पूरा भारत का राजा था, आधा से अधिक भारत तो जीत लिया था वो। पूरा एकदम एकदम स्मार्ट दिखता था, पूरा सुंदर। लड़की भी पूरा फिदा हो गई देख के, पूरा शर्माने लगी एकदम लड़की। ठीक है, तो जाता है अशोक, मिलता है, बोल देता है हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। लड़की भी पूछती तुम कौन हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो। पूरा इंट्रोडक्शन देता है, हम राजा हैं अशोक, महान सम्राट राजा अशोक, मगध का राजा। पूरा भारत को हम जीत लिए हैं, लगभग सब मेरा कब्जा में है, बहुत बड़ा मेरा साम्राज्य है। लड़की सुनती, अरे आप मगध का राजा हैं, तब संभव नहीं है शादी। अशोक पूछता है क्यों संभव नहीं है शादी। नहीं, हम तो कलिंग का है ना निवासी, तो कलिंग का हम है, तो कलिंग एरिया जो है, कलिंग क्षेत्र जो है, वहाँ का नियम है कि वहाँ की लड़की
वहीं के लड़के के साथ शादी कर सकती है, कहीं बाहर दूसरे जगह से नहीं कर सकती है। तो ये तो अब संभव नहीं है। अशोक बोलता है कैसे संभव नहीं है, इतना बड़ा राजा है, हमसे शादी करने के लिए लोग मरेगा, तुम बोलते संभव नहीं है। चलो हम जाते हैं राजा, वहाँ कलिंग का राजा से बात करते हैं, शादी का प्रस्ताव लेके जाते हैं। अब अशोक ये बात बोल के चला जाता है। नेक्स्ट डे आता है कलिंग में, एकदम पूरा हीरो बन के आता है, आखिर लड़की से प्यार हो गया है, आता है एकदम पूरा शान से, एकदम बोलता है कलिंग राजा, महाराज देखिए मेरा नाम अशोक है और जितना भारत देख रहे हैं ना सब मेरा साम्राज्य, ठीक है, तो हम इस लड़की को पसंद करते हैं, आपका क्षेत्र की लड़की है, शादी करवा दीजिए, हम शादी करना चाहते हैं उससे। राजा बोला कि संभव नहीं है, नहीं हो सकता शादी। नियम तो नियम है, तुम कहीं का राजा हो, चाहे तुम पूरा भारत जीतो, चाहे पूरा दुनिया जीतो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम पूरा धरती को अपना कब्जा में कर लो, नियम तो नियम है, कलिंग की लड़की है तो कलिंग में ही शादी होगा, कहीं और शादी नहीं होगा। अशोक का तो मूड खराब हो गया। ऐसे प्यार में तो भाई जुदाई तो रहता ही है, प्यार में बिना टेंशन का तो कुछ होता ही नहीं, टेंशन होगा ही होगा उसमें। अब उसका दिमाग खराब हो गया, इतना बड़ा राजा है, मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, ये दिमाग खराब हो गया। अब तो वो युद्ध करेगा, आप उस ठान लिया, रुको कलिंग का राजा तुमको बताते हैं हम क्या चीज़ है, हम बताते हैं तुमको। तब वह कलिंग पे आक्रमण करता है 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण करता है। लेकिन कलिंग का भी एक नियम होता है कि जब भी कलिंग में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई समस्या होगा, तो वहाँ बच्चे से लेके बूढ़े से लेके महिलाएं तक भी युद्ध में लड़ेंगी, युद्ध में हिस्सा लेंगी। तो क्या जब आक्रमण करता है महान सम्राट अशोक, उसकी सेना तो बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, एकदम चाहता है एकदम कलिंग में कूद जाता है, एकदम कूद जाता है तो पूरा लड़ाई चलता है, पूरा तलवार काट कूट, पूरा इन्हें खून उधर खून इधर खून, पूरा खून ही खून देखने को मिलता है। उसका इतना दिमाग खराब हो जाता है प्यार में, बच्चा तो बच्चा बूढ़ा सब लड़ रहा है, तो सब उसमें लड़ाई में कुछ नहीं दिखा उसको, बस सबको चीरते फाड़ते पूरा एकदम आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, पूरा औरत जो मिल रही काट उठ दे रहा है उसी बीच में। तो अब जाहिर सी बात है, कलिंग का नियम था कि हर कोई हिस्सा लेगा जब वहाँ कोई हमला होगा। तो उसकी जो प्रेमिका थी, सुंदर स्त्री, वो भी हिस्सा ली थी लड़ाई में, वो भी अशोक के खिलाफ लड़ाई में खड़ी हो गई थी। आखिर कलिंग की महिला थी, कलिंग के नियम से वो भी बंधी हुई थी। तो इधर अशोक पूरा, कोई महिला रहे चाहे कोई भी रहे, योद्धा रहे, सबको मार काट करते हुए चल आगे बढ़ते जा रहा है। तो उसी समय अचानक से क्या होता है, उसकी प्रेमिका आ जाती है, उसको दिखाई नहीं देता है, उसमें गुस्सा सवार रहता है, सबको मारने में लगा रहता है, मारता गर्दन पार कर देता है। जैसे ही गर्दन कटता है नीचे जमीन पे, जैसे गर्दन देखता है तो उसकी प्रेमिका का गर्दन देखता है, तो उसके बाद उसका तो हालत ही ख़राब हो जाता है। अरे उसके बाद तो उसको तो टेंशन हो जाता है, अरे बाबा ये क्या कर दिए हैं। उसके बाद अरे क्या हो गया, जीता था जिसके लिए मरता था, वो तू ही तो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अब उसको कुछ दिमाग काम नहीं करता है, पूरा पागल हो जाता है, पूरा जिस लड़की के लिए इतना कांड किया वो लड़की पार हो गई, दुनिया छोड़ के चली गई। अब वो जी के क्या करेगा, पूरा एकदम देवदास बन जाता है, समझ में ही नहीं आता है, उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। बस एक ही चीज़ दिमाग में सोचते रहता है, ये क्या हो गया लड़ाई में, ये क्या हो गया लड़ाई में, पाना था प्यार लेकिन चले गए गहरी जुदाई में, हाय रे हाय अशोक का किस्मत। उसके बाद अब तो उसका दिमाग काम करना बंद, लड़ाई वड़ाई सब बंद। अब उसका दिमाग, अब वो नहीं बचना, नहीं जिएंगे, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं रह पाएंगे, अब हम नहीं रह पाएंगे। अब फिर आता है अपना साम्राज्य में, वो पागल हो जाता है पूरा, अब हमसे नहीं होगा, अब हम भी चल बसेंगे, अब नहीं होगा। तो उसका एक भतीजा रहता है, उसका नाम रहता है निग्रोध। वो पूरा समझाता है उसको, अशोक को, कि चचा सुनिए चचा। बोलता अब हम नहीं जिएंगे, अब हम नहीं जिएंगे। बोला चचा सुनिए ना, एक काम कीजिए आप, अब टेंशन मत लीजिए, जो होना था हो गया, अब एक काम कीजिए, अब आपको ज़िंदगी से अगर आपको मोह माया ख़त्म हो गया है तो चलिए ना आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। अब उससे टेंशन में रहता है, बोलता है कौन क्या होता है बौद्ध धर्म। तो बोलता चचा इसमें कुछ नियम होते हैं धर्म में, इसमें अष्टांगिक मार्ग होते हैं और 10 सील होते हैं, उसमें आप चलिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा तो आपको दुख से, थोड़ा पीड़ा से, कष्ट से दूर हो जाइएगा और आपका थोड़ा जीवन यापन करना आसान होगा चचा। अच्छा ठीक है, लेकिन हमको उतना डिटेल पता नहीं है इसके बारे में, तो आपको चलिए हम एक साधु महाराज के पास ले जाते हैं, वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं बौद्ध धर्म के, वही आपको दीक्षा दिलाएंगे। और वही निग्रोध उपगुप्त के पास ले जाता है और उसे बौद्ध दीक्षा दिला देता है। उसके बाद थोड़ा उसका दिमाग शांत होता है, उसके बाद अपना प्यार व्यार थोड़ा भूलने लगता है, तब फिर उसके बाद वो बौद्ध धर्म में
विलीन हो जाता है, प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का पूरी तरीके से अनुयायी बन जाता है, उसका प्रचार प्रसार में लग जाता है और उसी तरीके से उसका ज़िंदगी कटते चला जाता है। ये तो हो गई पहली स्टोरी। कुछ किताबों में ये भी कहा गया है कि जो अशोक होता है उसे कलिंग की हाथियों की ज़रूरत रहती है। कलिंग के जो हाथी होते हैं वो युद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वे सिर्फ हाथियों को पाने के लिए, कलिंग के हाथियों को पाने के लिए वह कलिंग राज्य को अपने कब्जे पे करना चाहता है और इसलिए वह कलिंग पर आक्रमण करता है 261 BC में। और ये कलिंग पर आक्रमण करके उसकी राजधानी तोसली को अपने कब्जे में कर लेता है और कलिंग को जीत लेता है। और उस कलिंग में इतना मार काट होता है, इतने छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें मर जाती हैं। तो विशेषकर जो बच्चे और औरतें की लाशें जो देखता है अशोक, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह इतना संघार, इतना तड़प उठता है अशोक कि मैंने क्या कर दिया। एक राज्य तो मैंने जीत लिया, लेकिन मैंने किया क्या? ऐसे ऐसे लोगों को मैंने मार दिया। महिलाएं जो घर का काम करती हैं, वैसी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिससे युद्ध क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, वैसे छोटे छोटे बच्चे मर गए, निर्दोष महिलाएं मर गई। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति था, बहुत मतलब उसे तकलीफ होता है और उसी को सोच के वह बहुत परेशान हो जाता है। तो उसकी एक बीवी भी रहती है, आती है एकदम पूछने के लिए, सुनिए ना अब कहाँ टेंशन ले रहे हैं, तो चलिए खाना खा लीजिए। बोल दूर तरीके खाना खा लीजिए, हमें अपने टेंशन है, दिमाग खराब है मेरा, अपना इतना नरसंहार करके आए, इतना आदमी का जान लेके आए, अपना मेरा हाथ खून से लगा, तेरे खाना सूझ रहा है, चल निकलो यहाँ से, भगा देता है। लड़का सब ऐसे ही रहता है, लड़का सब डांट देता है, ठीक है, उस लोग को मूड खराब रहता है ना, किसी को देखता होता नहीं, भले बाद में मना लेगा चलेगा, लेकिन पहले तो पूरा सुनाई देता है। तो वही काम किया अशोक, दे दिया सुना उसको, अपने इसका दिमाग खराब था तो यहाँ खाना खिलाने आई। तब वो पूरा टेंशन में रहता है। तब उस टेंशन के बारे में जानता उसका भतीजा निग्रोथ, वो आता है, बोलता चचा सुनिए ना, अब ये सब हो गया है ना, तो चचा सुनिए ना, इसके लिए मेरे पास उपाय है, आप बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, बौद्ध धर्म में कुछ नियम है उसको फॉलो कीजिए आप, तो आप थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। तो उस समय वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बोलता है कि चलिए हम आपको एक साधु पास ले जाते हैं, वहीं से आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। और वो उपगुप्त से दीक्षा ले लेता है बौद्ध धर्म का और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी कटते चली जाती है। और इस तरीके से जो अशोक है वह बौद्ध धर्म को अपनाता है। यही दो कहानियाँ हैं इसके बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे की कहानियाँ, कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और इसी घटनाओं से वह पूरे तरीके से डिप्रेस में चला जाता है और अपने भतीजे की मदद से उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो वह कलिंग पर युद्ध करता है, कब 261 ईसा पूर्व में युद्ध करता है। और जो कलिंग है वह उड़ीसा का जो दक्षिणी हिस्सा है वही कलिंग है और इसकी राजधानी तोसली होती है, जिसे जीत कर अपने कब्जे में कर लेता है अशोक। और इसी लड़ाई के बाद, कलिंग की लड़ाई के बाद, इतना मार काट देखने के बाद, इतना खून खराबा देखने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह भैरी घोष से धर्म घोष में चला जाता है। यानी वह युद्ध की नीति छोड़ देता है और अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। किंतु जब तक अशोक रहता है तब तक उसके राज्य में कोई चूई चाय कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अशोक है उसको सबको देखा रहता है। अब तो इतना भयानक कलिंग का युद्ध कर दिया, वो सबका तो हालत खराब हो गया था। अब तो उसके नाम से डर लगता था सबको कि भाई तो बहुत खतरनाक आदमी है। जब राजा नहीं था उस समय विद्रोह दबा दिया वो, उस समय तो अपना दिखेबे किया अपना पावर, और अब तो राजा है और अपना पावर खतरनाक दिखा दिया कलिंग। तो अभी अहिंसा के मार्ग पर चलने के बावजूद भी जब तक ये जिंदा था, इसका जितना बड़ा साम्राज्य था, कोई चूई चाय कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं, सबका हालत खराब था। क्योंकि सबको पता था कि इसने हथियार भले छोड़ दिया है लेकिन हथियार चलाना भूला नहीं। कभी मूड खराब हो गया और हथियार उठा लिया ना तो फिर बेड़ा पार लगा देगा अच्छे से। तो इसीलिए सब शांत था, जब तक अशोक जिंदा रहा तब तक सब शांत रहा। अशोक के मरने के बाद मौर्य काल की स्थिति डगमगाने लगी, मौर्य साम्राज्य डगमगाने लगा। क्योंकि अशोक मर गया तो दूसरे जो थे फड़फड़ाने वाले लोग थे, तो थोड़ा लोगों में हिम्मत आ गया, तो लोग अपना बहादुरी दिखाने के लिए आ गया। और जब तक अशोक था तब तक ये लोग चूहा बन के था। अब आगे बात करते हैं। तो जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो अशोक की मृत्यु के बाद भी कुछ शासक देखने को मिलते हैं मौर्य वंश में, जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने कुछ वैसे बड़ी काम किए नहीं, क्योंकि अशोक के बाद जितने भी शासक आए वे उतने योग्य नहीं थे, वे उतने शक्तिशाली प्रभावशाली नहीं थे। उन लोगों में इतने बड़े मौर्य साम्राज्य जो अशोक ने बनाया था उसको संभालने की शक्ति उन लोगों में नहीं थी, उन लोगों में योग्यता नहीं थी एक अच्छे शासक बनने का। तो चलिए अब बात करते हैं परवर्ती मौर्य शासक की। परवर्ती मौर्य शासक यानी अशोक के बाद का काल। अशोक की मृत्यु के बाद कुछ और शासक बने मौर्य वंश के, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं क्योंकि वे उतने योग्य शासक नहीं थे, इन्होंने कुछ बड़े काम नहीं किए। तो कुल मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य काल
137 वर्षों तक शासन किया मगध में। 322 में शासन व्यवस्था स्टार्ट हुआ मौर्य का, और ये 185 बीसी तक रहे। और मौर्य काल के जो अंतिम शासक थे वे थे बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य काल के अंतिम शासक थे, और बृहद्रथ को ही इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग मार देता है 185 ईसा पूर्व में। और ये पुष्यमित्र शुंग एक नए वंश की स्थापना करता है मगध में, और वह कहलाता है शुंग वंश। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि जब तक अशोक रहा तब तक उसका शासन भी सही रहा, क्योंकि अशोक के डर से कोई कुछ नहीं करने वाला था, सब शांति से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है उसके बाद जितने भी शासक आते हैं वे सब अयोग्य होते हैं, उनमें उतनी योग्यता नहीं रहती है कि वह मौर्य साम्राज्य को संभाल सके। और इस तरीके से धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता है, और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, उसको उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग मार देता है 185 ईसा पूर्व में, और वहीं से वह नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर देता है। अब आगे बात करें तो अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक किया था। पूरा भारत लगभग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। भारत का दक्षिणी हिस्सा का कुछ ही हिस्सा छोड़कर बाकी जितने हिस्से थे वे सभी मौर्य साम्राज्य में आते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत में था। तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा होने के बावजूद भी अशोक के मृत्यु के बाद ऐसे क्या कारण थे कि उसका पतन देखने को मिलता है, मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के हमें कुछ कारण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के मरने के बाद उसके आगे जितने भी उत्तराधिकारी आए मौर्य साम्राज्य में वे सभी अयोग्य थे, पूरा लोल थे। इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें साम्राज्य को संभालने की योग्यता ही नहीं थी, पूरी तरीके से एकदम लोल थे। अब आगे बात करें तो अगला है अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। इसकी जानकारी हमें रोमिला थापर देते हैं। अत्यधिक केंद्रीकृत शासन से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अब अत्यधिक केंद्रीकृत शासन से कैसे पतन हुआ, तो ये मान लीजिए मौर्य साम्राज्य है। अब मौर्य साम्राज्य कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं, ये सभी उसके राज्य हैं, और इसका सारा पावर सेंटर में है। सभी को सेंटर देखता है, और सेंटर में किसका पावर रहता है, राजा का पावर रहता है सेंटर में। अब सेंटर में राजा, तो अशोक के बाद जितने भी राजा आए, जितने भी उसके उत्तराधिकारी, सब तो लोल थे पूरी तरीके से। तो ये इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, क्योंकि सारा शक्ति यहाँ था। अगर यहाँ भी शक्ति होता, यहाँ भी शक्ति होता, यहाँ भी शक्ति होता, सबके अपने अपने अलग अलग शक्ति होते, तो शायद कुछ हो सकता था, इसको आसान पड़ सकता था केंद्र को, लेकिन इसी को सब कुछ देखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे योग्य शासक नहीं होने की वजह से ये सभी को देख नहीं पाया, कंट्रोल में नहीं रख पाया। इस वजह से भी मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। आगे बात करें तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। एस.सी. राय चौधरी बताते हैं ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया से भी मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। अब ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया से कैसे, तो बात करें तो जो अशोक था वह बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। वह बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा करता था। हालांकि वह सभी धर्मों को एक समान समझता था, सभी को सम्मान देता था, लेकिन वह बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानता था। और ये बात ब्राह्मण समाज को पसंद नहीं आई, उन्हें अच्छी नहीं लगी, और ब्राह्मण अशोक से असंतुष्ट हो गए। तो ये भी कारण एक हो सकता है कि ब्राह्मणों के असंतुष्ट होने से मौर्य काल का पतन देखने को मिलता है, और इसीलिए बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग मारते हैं। पुष्यमित्र शुंग भी एक ब्राह्मण होते हैं। अब आगे बात करें तो अगला है करों की अधिकता और आर्थिक समस्याएं। इसके वजह से भी हमें मौर्य साम्राज्य के पतन देखने को मिलते हैं। अब मौर्य साम्राज्य में करों की अधिकता कैसे हो गई और आर्थिक समस्याएं कैसे हो गई, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बात करें तो मान लीजिए ये मौर्य साम्राज्य का एक जिला ए है, एक जिला बी है, एक जिला सी है, और एक जिला डी है। इसका सारा देख रेख कहाँ से होता है, केंद्र से, क्योंकि सारी शक्ति केंद्र के पास है, सेंटर में है। अब सारी शक्ति सेंटर में है तो सेंटर में कौन है, तो राजा है। और अशोक के बाद जितने भी राजा हुए सब लोल हुए, पूरी तरीके से भगलोल थे। काम इन लोगों को करने आता ही नहीं था, योग्य ही नहीं थे ये। तो जब यहाँ के राजा योग्य नहीं थे तो क्या किए, ये सभी जिलों पे अपना नियंत्रण नहीं रख पाए। अब सभी जिलों पे नियंत्रण नहीं रख पाए तो मान लीजिए बी में ढिलाई छोड़ दिया तो बी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, डी में ढिलाई हुआ ये भी स्वतंत्र कर लिया, सी में ढिलाई हुआ ये भी स्वतंत्र कर लिया। इस तरीके से एक एक करके सभी जिले स्वतंत्र होने लगे। अब इसके पास तो जिला बचा नहीं ज़्यादा, तो अब इसको टैक्स कहाँ से मिलेगा, सभी जगह से टैक्स आते थे तो इसकी संपत्ति बढ़ती थी। अब ये तो स्वतंत्र हो गए, वहाँ से उसका कंट्रोल ही खत्म हो गया, तब टैक्स इसको मिलेगा कहाँ से।
तो अब इसको टैक्स नहीं मिलने लगा, इसकी संपत्ति कम होने लगी। तो क्या करने लगा ये कि जो भी इसके पास बचे कुछ जिले थे तो उन जिलों में क्या करने लगा, वो करों की अधिकता कर दी, कर बढ़ा दिया, क्योंकि इसको संपत्ति में वृद्धि करना था। बाकी से तो ये हाथ धो बैठा है, तो अब ये अपना संपत्ति को बढ़ाएगा कैसे? तो क्या किया, जितने भी उसके कंट्रोल में जिले थे वहाँ से कर ज़्यादा कर दिया, कर की मात्रा बढ़ा दी, तो करों की अधिकता से इसका पतन देखने को मिलता है। अब इसके सारे एक एक करके सभी हाथ से निकल गए हैं, जितने भी साम्राज्य का विस्तार हुआ था सभी जिले के हाथ से निकल गए हैं। तो इसकी आर्थिक समस्याएं देखने को मिलने लगी, क्योंकि इसके पास टैक्स ही नहीं आने लगा, कर ही नहीं आने लगा। तो इसी वजह से इसकी आर्थिक समस्याएं हो गई, करों की अधिकता बढ़ने लगी। तो इस तरीके से हमें मौर्य साम्राज्य का पतन भी देखने को मिलता है। अब आगे बात करें तो मौर्य साम्राज्य का विभाजन भी पतन का कारण है। जब अशोक थे उस समय मौर्य साम्राज्य सही चल रहा था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा पश्चिमी और दूसरा हिस्सा पूर्वी, और पश्चिमी हिस्सा का कंट्रोल कुणाल के हाथों में आ गया जो अशोक के पुत्र थे, और दूसरा जो पूर्वी हिस्सा है उसका कंट्रोल दशरथ के हाथों में आ गया, ये भी अशोक के पुत्र थे। तो मौर्य साम्राज्य दो हिस्सों में बट गए, जिससे मौर्य साम्राज्य की शक्ति में भी कमी हो गई, दो हिस्सों में इसकी शक्ति का बंटवारा हो गया। इस वजह से भी धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। तो यही सब कारण है जिसके वजह से इतने बड़े मौर्य साम्राज्य का पतन देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अशोक के बाद जितने भी शासक आते हैं वे सभी योग्य शासक नहीं होते हैं, वे सभी पूरी तरीके से लोल होते हैं। और इन्हीं कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और एक नए वंश का उदय हुआ, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो था शुंग वंश। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य की, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।